माएँ अक्सर इतनी छोटी छोटी बातों पर रो पड़ती हैं कि आप सोचते हैं अरे इसमें रोने की कोई बात ही नहीं थी, ये रोने क्यों लगी। कभी किसी और का कोई दुख दर्द है तो उसे सुन के रोने लगी, कभी घर की कोई मामूली सी बात होगी उस पर रो पड़ी, और कभी कोई पुरानी बात याद आ जाए तो रो पड़ी। लेकिन क्या हम कभी रुककर सोचते भी हैं कि माएँ इतनी छोटी छोटी बातों पर इतनी आसानी से रो क्यों पड़ती हैं? I hate that phrase कि माँ तो फिर आखिर माँ ही होती है ना, because it is not a visible health issue। बुखार नहीं चढ़ता आपको, आपके जिस्म पे दाने नहीं निकलते या आपको जुकाम नहीं होता, so it is not recognized as a problem. You're listening to BBC Podcast, Drama Queen. नज़रें चुरा चुके वो है, अब नज़रें मिला के देखी। हेलो, मैं हूँ समरा और आप सुन रहे हैं ड्रामा क्वीन पॉडकास्ट का पहला एपिसोड। यस, माँ तो फिर आखिर माँ ही होती है। सोचिए अगर कोई मुश्किल में हो और आप उसे ये कहकर चुप करा दें, क्या ड्रामा है। आपको नहीं लगता ऐसा करके आप उसकी मुश्किल बढ़ा रहे हैं? तो इस पॉडकास्ट का मकसद यही है कि ये समझना कि अपनी तकलीफ का इजहार करने वाला ड्रामा क्वीन नहीं हो जाता है। मकसद है एक दूसरे को ये यकीन दिलाना कि इट्स ओके टू शेयर। दिस BBC पॉडकास्ट ड्रामा क्वीन इज ऑल अबाउट ओपनिंग योर हार्ट्स, सो डू दैट। तो हाँ, बात चल रही थी मदर्स की, माँओं की। अमेरिका में गैलप हेल्थ वेज की एक रिसर्च के लिए जब 60,000 से ज़्यादा स्टे एट होम मदर्स यानी घर पर रहने वाली माँओं से बात की गई तो पता चला कि उनमें से 42% से ज़्यादा माएँ डिप्रेशन और जहनी दबाव की ज़द में थीं। और ये रेशो यानी ये तनासुब नौकरी करने वाली माँओं से कहीं ज़्यादा है। घर पर रहने वाली माँओं में नौकरी पेशा ख़वातीन के मुकाबले ज़्यादा गुस्सा, ज़्यादा दुख, ज़्यादा जहनी दबाव पाया गया। सच बताऊं तो मुझे भी ये रिपोर्ट पढ़कर एहसास हुआ कि ऐसा तो नहीं है कि हमारी भी माएँ स्ट्रगल कर रही हैं और हम यही सोच रहे हैं कि माएँ तो ऐसी ही होती हैं, रोती हैं, झुंझलाती हैं, गुस्सा करती हैं, जस्ट बीइंग ड्रामा क्वीन। पहला जो आसपास के लोगों का सवाल होता है ना, वो यही होता है कि डिप्रेशन की वजह क्या है जबकि इतनी नेमतें हैं। जो बात है होठों पे ला के देखी। तो ठीक है, चलिए ड्रामा क्वीन के इस एपिसोड में हम इस मसले को बारीकी से समझें, उसका हल निकालें और एक दूसरे से वादा करें कि आज के बाद किसी भी मुश्किल में फंसे इंसान से ये नहीं कहेंगे डोंट बी अ ड्रामा क्वीन। ऑलराइट देन, मेरे साथ इस एपिसोड में आप सुनेंगे जहरा नकवी को, पंकज रामेंदु को और मरियम सुहेल को। हम इस वक्त जूम से कनेक्टेड हैं। तो चलिए आप लोग अपना थोड़ा थोड़ा तारुफ कराइए। हाँ जहरा, आपसे शुरू करें। हाय समरा, हाय पंकज एंड मरियम। हाय। मेरा बेटा जब पैदा हुआ उससे पहले आई वाज अ फुल टाइम जर्नलिस्ट। अब मेरी एक बुक पब्लिश हो गई है, उसका नाम है द रिलक्टेंट मदर, a story no one wants to tell. Of course. तो ये and we are trying to talk about it here today. to tell that story. Exactly. We'll come to that part. एक तो मैं बहुत फैसिनेटेड हूँ टाइटल से कि एक माँ रिलक्टेंट कैसे हो सकती है। लेकिन हमारे साथ मरियम भी, एंड लेट मी टेल यू कि पंकज का ताल्लुक इंडिया से है, जहरा का ताल्लुक इंडिया से है और मरियम इस वक्त हमें ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान से। Hello everyone, I'm so impressed. It's going to be so interesting. I'm a marriage and family therapist based in Pakistan. पिछले 12 साल की प्रैक्टिस में मुझे इतने रॉ एक्सपीरियंसेस लोगों के मेरे तक पहुंचते हैं जो जाहिर है बाकी लोगों तक उस तरह नहीं पहुंचते। आप नहीं उस तरह वल्नरेबिलिटी के साथ शेयर कर सकते अपनी बात जितना आप एक थेरेपिस्ट के ऑफिस में कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है और हम इस बारे में आपसे और भी जानना चाहेंगे मरियम, बट लेट्स फर्स्ट हियर फ्रॉम पंकज रामेंदु। पंकज एक्चुअली कई बरसों से कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिसे सदियों से ख़वातीन की जिम्मेदारी समझा जाता रहा है। क्यों पंकज? आप ये समझ सकती हैं मैं एक हाउस हस्बैंड हूँ। मेरी 6 साल की बेटी है और जब से वो पैदा हुई है तब से उसको मैं ही संभाल रहा हूँ, आप ये कह सकते हैं। बाकी पेशे से मैं लेखक हूँ और फिर बोलने लग जाऊंगा तो फिर पता चला तो मैं ही बोलता रह गया, ऐसा भी तो हो सकता है। चलिए फिर शुरू करते हैं। एक बात पहले बता दूं कि आज ये बात करने के पीछे सवाल ये नहीं है कि घर पर रहने वाली माँओं को जॉब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सवाल ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको पता ही नहीं है कि वो अकेले स्ट्रगल कर रही हूँ
पंकज, मैं बचपन से देखती आ रही हूँ और अपने इर्द गिर्द बहुत सी ऐसी औरतों को या बहुत से ऐसे बच्चों को जब उनसे पूछा जाता है और भाई आपकी मम्मी क्या करती हैं, तो जवाब ये होता है कुछ नहीं करती हैं, शी इज़ अ हाउस वाइफ। एक इस तरह की एक अंडरस्टैंडिंग बन गई है कि जो बाहर निकल के काम कर रहा है वो कर रहा है, जो घर में है वो कुछ नहीं करता है, वो हाउस वाइफ की अंडरस्टैंडिंग एक ऐसी हो गई है। आपने चूज़ किया घर पे रहना और उसके बाद आपकी बच्ची पैदा हुई एंड यू नो हाउ, तो आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि व्हेन यू केम टू द अदर साइड ऑफ द लाइन, हाउ डिड योर लाइफ चेंज? क्या कोई फ़र्क पड़ा आपकी तर्ज ज़िंदगी पे, आपकी जीवन शैली पे, लाइफ स्टाइल पे? एंड डिड पीपल आस्क यू कि आप क्या करते हैं? ये एक्चुअली वो जो एक लेखकों के लिए और खासकर कवियों के लिए एक जोक चलता है ना कि आप क्या करते हैं, तो अगर कवि या लेखक बोलता है कि मैं लिखता हूँ तो बोले हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आप करते क्या है? तो ये जो चीज़ है, ये कैसा मजाक है या एक ऐसा जोक है जो मेरे साथ शायद चिपका हुआ है। अब फिर उसके बाद जब इस तरीके से जिंदगी गुजारने का निर्णय लिया, तो फैसला किया, तो उसके बाद फिर और हो गया। जब सादगी 6 महीने की हुई और कल्पना को ऑफिस जाना पड़ा, हमने कहा ठीक है चैलेंज है, ले लेते हैं। और जब मैं उसको लेके नीचे उतरता था तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन लोग मोहल्ले वाले देखते हैं। फिर कभी कभी कोई बुजुर्ग महिला पूछ लेती थी कि अच्छा बेटा तुम के घर पे ही रहते हो क्या? तो मैंने जी आंटी मैं घर पर ही रहता हूँ। नहीं तो मतलब कुछ काम वाम नहीं करते क्या? अब मैं उनको कैसे समझाऊं कि मेरी वाइफ जो है वो सुबह 6 बजे या 7 बजे ऑफिस के लिए निकलती है, तो मैं 4 बजे उठता हूँ, पहले मैं उसके लिए टिफिन तैयार करता हूँ, फिर वो टिफिन लेके जाती है, फिर जब वो चली जाती है फिर मैं अपनी बेटी का देखभाल करता हूँ, और ऐसे करते करते रात में 11-12 बज जाते हैं और अगेन ये रूटीन चलता रहता है। तो लेकिन इससे एक फायदा मुझे जरूर हुआ कि मुझे वो जो जैसे समरा ने कहा कि मैं लाइन की इस तरफ आ गया हूं, तो मुझे वो लाइन की इस तरफ की जो एक बहुत बड़ी संख्या, एक आधी आबादी है, उसकी मानसिकता को समझने में बड़ा फायदा मिल गया। तो अब अगर कोई मुझसे ये वाली बात बोलता है तो मुझे बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है कि नहीं यार, वो काम जो है दरअसल उसको हमने अर्निंग से जोड़ रखा है कि आप पैसा कमाते हो तभी वो काम माना जाता है। हाँ, ये एक्चुअली एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है और इस पे मैं मरियम से थोड़ी देर में बात करूंगी, लेकिन मैं पहले जहरा से जानना चाहती हूँ कि इतना शॉकिंग टाइटल आपकी किताब का है, द रिलक्टेंट मदर, एक माँ जो जिसमें झिझक है मदरहुड की, है ना, हु हैज़ रिलक्टेंस। तो ऐसी चीज़ का जो ओरिजिन हुआ होगा, कैसे, हाउ डिड इट कम इनटू एग्जिस्टेंस? I will have to give you a little bit of a backstory. मैंने अपनी मर्जी से बहुत ज़्यादा excitement और enthusiasm के साथ शादी की थी and I was 23 years old at that time. Right. तो अब तसव्वुर जो था वो शादी का, it was totally filmy that we are in love और हमारी शादी हो गई और हम बिल्कुल शाहरुख खान और काजोल की तरह से बिल्कुल अपनी ज़िंदगी enjoy करेंगे। और in fact हम कर रहे थे, you know, we were literally living the dream life and मैं अपना जॉब कर रही थी, वो अपना जॉब कर रहे थे और हम लोग दोनों साथ में रहते थे। हमको हमेशा ऐसा लगता था कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह से रह रहे हैं। I was not ready to be a mother. And it just happened, you know, it was sudden. So, and then उस time पे when you're young, तो your career is taking off और आपके जो dreams होते हैं वो motherhood से related नहीं होते हैं। ये कहिए कि हर किसी के नहीं होते, बहुत से लोगों के होते भी हैं। But मेरे केस में तो ऐसा नहीं था। My dreams were related to my career and to my romantic life, और ये दोनों चीजें मेरे पास थी, मतलब मैं एक dream life जी रही थी। And all of a sudden, you know, just having the idea of being a mother, to get used to it, I was not prepared for it. और उसके बाद क्योंकि प्रेगनेंसीज आर ऑफन डिफिकल्ट, तो मुझे अपना जॉब छोड़ना पड़ा बीच में, जो कि मुझको बहुत अजीज था। मैं आई वाज वेरी फॉन्ड ऑफ माय वर्क एंड मेरा ड्रीम जॉब था एंड एवरीथिंग। तो वो उसमें जो एक ये जो स्टे एट होम वाली बात है वो मेरे लिए उस दौरान पे बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट थी। जब बेबी है तो उसके बाद का जो काम है वो अलग है। व्हेन यू आर प्रेग्नेंट एंड यू डोंट हैव अ जॉब एंड आप जो कर रहे थे वो कर भी नहीं पा रहे हैं, तबीयत अलग खराब है, एंड यू डोंट इवन हैव कंपनी, क्योंकि जब आप ऑफिस जाते हैं तो आप लाइक माइंडेड लोगों से मिलते हैं, एक पीयर ग्रुप होता है, कन्वर्सेशंस होती हैं, सब कुछ होता है। घर में आप बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। सो दैट इज वेयर द रिलक्टेंस केम फ्रॉम। तो मैंने किताब में बहुत डिटेल में लिखा है कि लोग इसके बारे में बात नहीं करते। वो रात भर रोएगा भी और आप थके भी हैं, परेशान भी हैं, और आफ्टर यू हैव गिवन बर्थ टू अ चाइल्ड तो बॉडी में जो कमजोरियां हैं, जो थकान है, जो हर चीज है, वो सब रहती है। और क्या आपको शिकायत का मौका मिलता है? क्या लोग ये सुनने को तैयार होते हैं कि माँ ये कहे कि मैं थक गई हूँ? अगर कोई और चूज करती है कि मैं लोगों से कहूँ, तो मतलब क्या फियर्स होते हैं, क्या खदशात होते हैं? तो लोग ये कहते हैं तुम बिल्कुल नाशुक्री हो,
तुमको शुक्र करना चाहिए, कितने लोगों के पास तो बच्चा भी नहीं है, कितने लोग हैं ऐसे जो कोशिश कर रहे हैं टू हैव चिल्ड्रन एंड दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, और तुमको दे दिया है ऊपर वाले ने, अल्लाह ने तुमको बच्चा दे दिया, तुम कितनी नाशुक्री हो कि तुमको कोई परेशानी का तुमको जिक्र नहीं करना चाहिए। चांद आधा रात आधी है फिर किस काम के, साथ आधा बात आधी है बस फिर नाम के। इमोशनल वैलिडेशन समझते हैं क्या होता है? यानी किसी को एहसास दिलाना कि हमें तुम्हारे जज्बात, तुम्हारी खुशी, तुम्हारे गम का एहसास है, हम तुम्हें सुन रहे हैं, हमें एहसास है कि तुम क्या महसूस कर रहे हो। और इसी का अगर उल्टा कर लीजिए, यानी इमोशनल इनवैलिडेशन, यानी जब किसी को ये लगने लगे कि उसे न सुना जा रहा है, न कोई उसे समझता है, न कोई उसकी परवाह करता है। मिसाल के तौर पर माँ के दिल में ये डर होना, ये खौफ होना कि अगर मैंने ये कहा कि मुझ पर बहुत बोझ है तो लोग मुझे अच्छी माँ नहीं समझेंगे, ये भी इमोशनल इनवैलिडेशन का नतीजा हो सकता है। तो मरियम, डोंट यू थिंक कि अगर घर पर रहने वाली माँओं में हम डिप्रेशन या जहनी दबाव देखते हैं तो उसके पीछे भी इमोशनल इनवैलिडेशन एक बड़ी वजह हो सकती है? एग्जैक्टली यही बात होती है। मेरी जब पास जो खवातीन आती है, मैं खुद भी आई एम अ मदर, ज़हरा की बातों से आई कुड आइडेंटिफाई सो मच कि चाहे आप रेडी भी हों, जो उसकी ट्रांजिशन है टू मदरहुड वो बहुत टाइम लेती है। सबसे पहला जो वो सवाल होता है कि ये नाशुक्री इक्वल्स डिप्रेशन, यू नो, ऐसी चीजों पे रिएक्ट करना जिस पे पहले रिएक्शन नहीं, वो जो है उसका कोई आपको मार्जिन नहीं देता कि मेरे ये रिस्पॉन्सेस कहाँ से आ रहे हैं, मेरी ये वल्नरेबिलिटी कहाँ से आ रही है। कई दफा तो आप खुद इतने रिग्रेस कर जाते हैं, उस सब की स्पेस आसपास होती नहीं। अच्छा, जब मैं इस बात के लिए कभी ये कहती थी कि मैं अपने जॉब को मिस कर रही हूँ, मैं अपने करियर को मिस कर रही हूँ, तो उसने भी, अरे बच्चा है, अब तुम कैसे इस तरह की बातें कर रही हो, शिकायत कैसे कर सकती हो। मतलब वो लोग इस बात को समझ ही नहीं सकते थे, बच्चा होने के बाद कुछ और भी आपको चाहिए हो सकता है। हाँ, पता है क्या, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हम किसी बहुत स्ट्रेसफुल या बहुत प्रेशर वाली ऐसी सिचुएशन में होते हैं जो हमारे लिए नॉर्मल नहीं है, बहुत सारी चीज़ें जो हमें एज अ पर्सन तब्दील कर रही होती हैं। वाज देयर अ टाइम जब तुम्हें ये महसूस हुआ हो कि चीज़ें तुम्हें एक शख्स के तौर पर बदल रही हैं? बेटे के होने के बाद ही मुझको ये एहसास हुआ कि गुस्सा बहुत ज़्यादा मेरा बढ़ गया था। और अक्सर लोग मुझसे कहा करते थे कि बच्चे आपको बड़ा पेशेंट बना देते हैं, बड़ी पेशेंस सिखाते हैं। तो मुझे लगता था कि मेरे केस में तो मेरी जितनी ऑलरेडी रिजर्व्स ऑफ पेशेंस थे वो भी सारे डिप्लीट हो गए। ये कैसी बात है कि बच्चे पेशेंट बना देते हैं, ना तो जो मेरे अंदर पेशेंस थी वो भी सारी खत्म हो गई। मुझे लगता था कि भाई ऑफिस में तो कैजुअल लीव भी मिलती थी, और भाई पेड लीव्स भी मिलती थी, और ट्रैवल लीव्स भी मिलती थी, और मेडिकल लीव्स भी मिलती थी, और इसमें तो कोई लीव ही नहीं है। चाहे कितने बीमार है, चाहे कुछ भी हो जाए, जो जॉब, जो काम आपका घर में चल रहा है, बच्चे को लेकर उसको फीड कराना, उसको नहलाना, उसकी डायपर चेंज करना, उसका बीमार पड़ जाए, रात भर उसको बुखार है तो माथे पे पट्टियां, व्हाटएवर, जो कुछ भी केयरिंग पेरेंटिंग होती है बच्चे की, आप खुद कितने भी बीमार हैं पर आपको वो करना ही करना है। अगर आप घूमने भी जा रहे हैं तो करना ही करना है, अगर आप पार्टी में भी जा रहे हैं तो करना ही करना है। तो यू आर ऑलवेज 24/7 ऑन ड्यूटी। When you are a mother, you become a child. So you मतलब अजीब आपके अंदर, जैसे ज़हरा कह रही थी कि बैठे बैठे रोना आना, स्पेशली these are the signs, ये ऐसे साइंस हैं जिनको हमें स्पॉट करना चाहिए, पहचानना चाहिए कि हाँ, द मदर इज स्ट्रगलिंग, वो परेशान है, शायद वो मुंह से ना कहे लेकिन उसको मदद की जरूरत है। बिल्कुल। मैं लेकिन एक जनरल बात करूं, ऑल मदर्स आर स्ट्रगलिंग, चाहे वो ये साइंस शो कर रही हूं या नहीं कर रही हूं, ऑल पेरेंट्स आर स्ट्रगलिंग, स्पेशली मदर्स आर स्ट्रगलिंग। ठीक है, अब वो खुद उसको रिकग्नाइज ना कर सकें तो वो और बात है, लेकिन मेरे उसमें ये एक मुश्किल मरहला है और उसको एक मुश्किल मरहले के तौर पे ही देखना चाहिए। लेकिन मरियम, पता है क्या, ये तो एक एलिमेंट ऑफ मदरहुड है। घर का जो निज़ाम चलाना है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं कहती हूँ कि इनविजिबल लोड्स हैं, इनविजिबल प्रेशर हैं। मिसाल के तौर पर आपको ये भी तय करना है कि घर में कौन सा साबुन आएगा, और आपको ये भी तय करना है कि बच्चे की पीटीए मीटिंग में क्या होना है, या अगर आपने किसी से ये भी कह दिया है कि दूध ले आओ तो आपको दोबारा ये इंश्योर भी करना है कि
मैंने कहा तो था, लेकिन दूध आया है कि नहीं आया है। सुबह जैसे पंकज ने कहा कि वो 4:30 बजे उठ जाते हैं और उसके बाद 11 बजे तक आपका दिन नहीं ख़त्म हो रहा है, तो आपका दिन शुरू भी अर्ली हो रहा है, ख़त्म भी लेट हो रहा है, और फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से आप काम भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन आइडेंटिटी के नाम पर कुछ नहीं कहते हैं, घर पे रहते हैं, हाउस वाइफ हैं या हाउस हस्बैंड हैं। दरअसल बात चॉइस की होती है। अगर हम महिलाओं की बात करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो चॉइस कहाँ होती है, वो तो उन पर थोप दिया जाता है ना कि ये आपको करना है। हाँ नहीं, और पता है क्या, चॉइस के साथ साथ मुझे लगता है कि अगर मान लो मैंने ये चुना भी है, मैंने ये तय किया है कि मुझे घर पर रहकर ये करना है और मुझे बाहर जाकर काम नहीं करना है, लेकिन इस बारे में बहुत सारी सेंसिटिविटीज़ की ज़रूरत है कि आपके साथ फैमिली में जो लोग रहते हैं, घर वाले हैं, आपका हस्बैंड है, या सोसाइटी में आसपास जो लोग हैं, वो समझ सकें कि लोड बहुत ज्यादा हो रहा है या कहाँ पर बस हो जाना। एक्नॉलेज करें, आपका कंट्रीब्यूशन एक्नॉलेज किया जाए। एग्जैक्टली। मैं एक छोटा सा वो दूं कि अगर जैसे मेरे इर्द गिर्द के बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो अपनी वाइफ को या अपने पार्टनर को उतना ही मतलब हेल्प करते हैं उनकी सारी चीजें, लेकिन एक छोटे छोटे जेस्चर होते हैं। मसलन कोई महिला अगर वो घर से बाहर काम करने जा रही है, कोई औरत घर से काम करने बाहर जा रही है, जब वो घर पे आती है तो अगर आप अपने आसपास भी नोटिस करेंगे तो आपको नजर आएगा कि जब चाय बनाने जैसी बात होती है तो हम आमतौर पर भूल जाते हैं। अगर वो औरत घर के अंदर घुसी है तो अगर वो आदमी पहले से बैठा हुआ तो वो आमतौर पर नहीं पूछता कि यार चाय पियोगी क्या। आमतौर पर ऐसा होता है कि वो औरत ही घर के अंदर घुसती है, वो बोलती कि चलो मैं चाय बना लेती हूँ। चाय बहुत छोटी सी चीज है, वो बहुत छोटा सा मामला है, लेकिन वो दरअसल वो आपको बता देता है पूरी की पूरी प्रक्रिया को कि दरअसल ये तुम्हारा काम है यार, ये तो तुम्हें करना ही। मतलब जो पूछ नहीं रहा, ऐसा नहीं कि वो इनसेंसिटिव है, वो असंवेदनशील बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वो बात मालूम ही नहीं है, वो उसको प्रॉब्लम की तरह देख ही नहीं रहा है, तो उसको एड्रेस कैसे करे। तो बस मकसद आज की हमारी कॉन्वर्सेशन का यही है कि आंखें थोड़ी सी खोलें, थोड़ा सा महसूस ज्यादा करें दूसरों के लिए, अपने आसपास अपने साथ रहने वाले अपने पार्टनर के लिए, अपनी माँ के लिए, अपनी बेटी के लिए, बहन के लिए, भाई के लिए। मरियम, इन तमाम प्रेशर्स की जो ज़हरा ने भी बात की, पंकज ने भी बात की, अगर हम स्पॉट करना चाहें, अगर हम समझना चाहें, क्योंकि जैसे कि हम पहले भी कह चुके हैं कि नर्चरिंग और हमारी कंडीशनिंग उस तरह की नहीं है कि हम खुद भी अपने मसले को स्पॉट कर सकें या ये समझ सकें कि हमें गुस्सा क्यों आ रहा है, हम परेशान क्यों हो रहे हैं, दिल क्यों घबरा रहा है, रोना क्यों आ रहा है, रुहासा सा दिल हो रहा है, कैसे ये सेंस किया जाए। आप हमें मशवरा दीजिए, आप हमें बताइए, सुनने वालों को बताइए कि हम ये कैसे स्पॉट करें। सबसे पहले एक तो फिजिकल फटीग, राइट, वो नजर आनी शुरू हो जाती है कि आपकी आंखों के नीचे हल्के पड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा फटीग महसूस हो रही है, थकन मुसलसल महसूस हो रही है, बात बात पे रोना आ रहा है, अपना खुद मिजाज ही नहीं समझ में आ रहा। और जैसे ज़हरा कह रही थी कि पेशेंस, रनिंग आउट ऑफ पेशेंस, यू नो, किसी पे चीख दिया, किसी पे बोल दिया। और स्पेशली किसी भी चीज को जब हम डायग्नोस करते हैं ना, तो उसमें ये देखते हैं कि क्या ये इस इंसान की कैरेक्टर से मैच करती है या नहीं करती। नहीं, अगर वो डिविएशन होती है ना, तो इसका मतलब है कि कोई मसला है। सही है। आम जुबान में यूं कह देते हैं, तुम बदल गए हो, तुम बदल गई हो, लेकिन बदलने की वजह क्या है? एग्जैक्टली। तो अगर बदला है तो उसको बदलने को उसको समझने के लिए वो स्पेस क्रिएट करना, बजाय इसके कि सिर्फ एक जजमेंट लगा देना, एक लेबल लगा देना कि तुम बदल गए हो या तुम बदल गई हो, और ये कि तुमसे तो अब बात करना मुश्किल है। तो ये सारी चीजें करने के बजाय एक अंडरस्टैंड करना कि जो आपको चीजें नजर आ रही हैं, आप वो आइडेंटिफाई करें और बैठें और पूछें। आधी आधी जिंदगी है, साथ आधा है, याद जो नहीं रहा कैसा वादा है। मेरी माँ के बारे में लोग बताते हैं कि वो कॉलेज की कल्चरल सोसाइटी की हेड हुआ करती थी। MA किया हुआ है उन्होंने, और कॉलेज के जो बड़े बड़े इवेंट्स होते थे उसमें बड़ी स्टार परफॉर्मर होती थी। जहाँ जॉब करती थी वहाँ भी शी वाज अ लॉट रिस्पेक्टेड, एंड देन थिंग्स चेंज्ड, वो स्टे एट होम मदर बन गई। अब कोई उनके बारे में ये सब बातें जानता ही नहीं है, और मैं सोचती हूँ कि अरे इस बारे में तो कोई बात ही नहीं करता, कहीं वो खुद अपनी उस आइडेंटिटी को मिस तो नहीं करती हैं।
मरियम, क्या लॉस ऑफ आइडेंटिटी भी माओं के एक इनविजिबल डिप्रेशन की वजह हो सकती है? और अगर इस तरह के इशू को अनअटेंडेड छोड़ दिया जाए, या मतलब बहुत बढ़ है ना? जाता है, क्रॉनिक हो जाता है, ये इसके बारे में ना बात होती है, ना इसको कंसिडर किया जाता है एज एन इशू, और इवन साइलेंट फॉर्म ऑफ लॉस दैट हैपेंस ओवर टाइम। हाँ। ठीक है, जो इमोशनल इशू है वो बढ़ता है, एस्केलेट होता है, क्रॉनिक हो जाता है। ठीक है, दूसरा ये कि मैंने हमेशा ये देखा है कि फिर वो शादी पे भी उसके बहुत बुरे असरात आते हैं। नॉट जस्ट ये इंडिविजुअल के लिए होते हैं, शादी के ऊपर भी होते हैं, फैमिली के ऊपर भी, फिर अल्टीमेटली बच्चे के ऊपर भी राइट। उसके नुकसानात आते हैं। और फिर जैसे, क्योंकि मेरे पास तो डेटा इस तरह है कि मैं अर्ली कपल से भी डील कर रही हूँ, मैं 40s के कपल से भी डील कर रही हूँ, मैं 50s के कपल से भी डील कर रही हूँ, राइट। सो वो इशू जो शुरू में रिजॉल्व नहीं हुआ, जिसको शुरू में अटेंड नहीं किया गया, वो 25 साल की शादी के बाद, 15 साल की शादी के बाद वो निकल के आते हैं, और मसाइल फिर वहीं जाते हैं। अर्ली डेज ऑफ ट्रांजिशन, अर्ली डेज ऑफ मैरिज, लॉस ऑफ आइडेंटिटी, एंड सच अ साइलेंट loss of identity over time. आपकी बात से मुझे एक बात याद आ गई कि आई गेट रीडर्स कमेंट्स एंड मेल्स एंड ऑल जो कहते हैं कि हाँ भाई आपकी बात से रिलेट कर रहे हैं, तो उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात किसी ने कही थी कि आई लव माई किड्स बट आई हेट मदरहुड। ये पैराडॉक्स जो है, ठीक है, ये पैराडॉक्स जो है कि ऐसा नहीं है कि बच्चों से प्यार नहीं है, लेकिन उसके जो प्रेशर्स हैं, जो एक कॉन्फ्लिक्टेड फीलिंग्स कभी कभी आती हैं और उनको ना तो एक्सप्रेस करने दिया जाता है, ना कोई समझता है, तो वो चीज इंसान को अंदर से जो परेशान कर रही होती है, और जो एक बर्डन, एक इमोशनल आपके ऊपर आ जाता है, थका आ रही होती है, तो मोहब्बत भी एग्जिस्ट करती है, वहीं पे लव भी एग्जिस्ट करता है, और वहीं पे ये जो एक कॉन्फ्लिक्टिंग इमोशंस हैं, जो ये एक टेंशन है, स्ट्रेस है, वो भी एग्जिस्ट करता है। लोग इसको समझ नहीं पाते, वो समझते हैं कि ऐसी माँ जो है, वो जैसे रिलक्टेंट मदर की बात है, तो वो रिलक्टेंट मदर को समझते हैं कि वो नेग्लिजेंट मदर है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, यू कैन बी अ वेरी गुड मदर एंड यू कैन स्टिल बी कॉन्फ्लिक्टेड। हमारी सोसाइटी जो है ना बड़ी चतुर चालाक है। उसने औरत को जो है क्या किया कि पहले जो है एक उसको चढ़ा दिया, जैसे कहते हैं ना, चने के झाड़ पे चढ़ाना जिसे कहते हैं। तो मतलब आई एम सॉरी टू से मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये आपके सामने कहती है, देखो तुम तो माँ हो, तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तुम जानते तुमने कितना महान काम किया है, लविंग इट कि पंकज ये बात महान कह कोई रहे नहीं हैं। हो सकता। बिल्कुल, एग्जैक्टली। इन सारी चीजों के साथ वो इन सारी चीजों का बोझ जो है ना, वो साइकोलॉजिकली उसके जहन में आ जाता है। एग्जैक्टली। अब हम तो फिर भी बहुत प्रिविलेज्ड हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन जो ग्रामीण अंचल के, गांव के और रूरल एरिया की महिलाएं होती हैं, वो तो वाकई में अपने आप को नेग्लिजेंट ही मानने लग जाती हैं। दूसरी चीज ये, आपको इतने आला, इतने ऊंचे मुकाम पर बिठा दिया गया है, वहां से शिकायत कैसे करें? बिला वजह कैसे करें? बिल्कुल बिल्कुल, शिकायत करेंगे तो आप नाशुक्रे कहलाएंगे, आप फिर मुंह बंद करके स्ट्रगल करते रहें बस। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, आई हेट दैट फ्रेज कि माँ तो फिर आखिर माँ ही होती है ना। बिल्कुल भी नहीं। भाई है तो वो भी इंसान का बच्चा है, मतलब माँ हो या बाप हो, आप थकते भी हैं, आप ज़हनी तौर पर थक सकते हैं, फिजिकली थक सकते हैं। और एग्जैक्टली ये कि सुपर मैन सुपर वुमन वाला एक इम्पोज कर दिया गया है कि जैसे पता नहीं ये किस तरह का ताल्लुक है, जिसमें मुसलसल एक तरफ से सैक्रिफाइस ही होती जाएगी। पता नहीं मैं क्या कहने जा रही थी, वो मेरे जहन से भी निकल गया। बस मैं मतलब बात ख़त्म करने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि हमने जब मसले को इतना अच्छी तरह समझा है और इस बारे में बात की है कि हाँ, ये तो एस्टैब्लिश हो गया कि मसला है, और हमने ये भी समझ लिया है कि उसकी वजह क्या है, हम कैसे इस मसले को हल कर सकते हैं मिलकर। मरियम, आपका क्या मशवरा है हमारे सुनने वालों के लिए? आपको अपनी हैबिट्स जो हैं वो सेल्फ केयर के बारे में बहुत स्ट्रांग बनानी पड़ती हैं, यानी अपना ख्याल रखना सिखाना पड़ेगा। अपना ख्याल रखना, एग्जैक्टली। और अपना ख्याल रखने में सिर्फ ये नहीं होता कि अपने खाने पीने का ख्याल रखना या अपनी सेहत के ख्याल रखना, अपनी जहनी सेहत का ख्याल रखना, जो चीजें आपको स्ट्रेस देती हैं उनसे किनारा कशी इख्तियार करना, या अपने लाइफस्टाइल को ऐसा करना जिसके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल चीजें ना हो। और एक और चीज जिसमें अपना ख्याल रखने में आती है कि मुझे पसंद क्या है। और सिर्फ आप ही अपना ख्याल न रखें, आपके साथ जो है वो भी इस बात का ख्याल रखे कि आपको क्या पसंद है ना? एब्सोल्युटली।
जिस टाइम पे माँ बच्चे को जन्म देती है उसी टाइम पे बच्चा भी तो माँ को जन्म देता है। माँ भी तो तभी पैदा हुई होती है, तभी शी इज बॉर्न, अ मदर इज बॉर्न व्हेन द चाइल्ड इज बॉर्न। तो वो भी बच्चे के साथ ग्रो कर रही होती है, लर्न कर रही होती है, सीख रही होती है। उनकी फीलिंग्स को वैलिडेट करें, ठीक है। अगर कोई थका हुआ है, कोई स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहा है, कोई फील कर रही है कि मैं नहीं कर पा रही हूँ या मुझसे नहीं हो रहा, तो उनकी फीलिंग्स को जज करने के बजाय जस्ट टेल देम कि दिस इज वैलिड, दिस इज नॉर्मल। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम एक बुरी माँ हो, ये नॉर्मल है, ह्यूमन है, इंसान है आप। एब्सोल्युटली। मैं अगर अपने अनुभव से सारी बातें कहूँ तो मैं सिर्फ मतलब 2 ही बातें कहूंगा, मतलब 2 शब्द कहूंगा। एक सहज होना और दूसरा अहम को, ईगो को साइड में करना। आप अपनी लाइफ से ये 2 चीजें हटा दीजिए, अपने पार्टनर के साथ सहज हो जाइए, इजी हो जाइए, और अपने अंदर की ईगो को हटा दीजिए कि तू ज्यादा कमाती है, तू बाहर जाता है या मैं अंदर जाता हूँ। जिस दिन आप अपने एक दूसरे के साथ सहज हो जाएंगे उस दिन सारी चीजें अपने आप आसान हो जाएंगी। क्योंकि एक्चुअली दिस इज सो ट्रू, दोनों में से एक भी कम इम्पोर्टेंट नहीं है। कोई एक भी अगर ना हो, है ना, वही वाली बात है, गाड़ी के 2 पहिए, अगर एक भी ना हो तो गाड़ी नहीं चल सकती है। मुझे बहुत खुशी है कि आप तीनों ने वक्त निकाला और इतनी पैशनेटली, इतनी ऑनेस्टली और वो सब बातें की जो हम कई बार अक्सर सिर्फ शायद अपने आप से करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू समरा, सो इन्वेस्टेड। थैंक यू एवरीबॉडी। अभी तो बस शुरुआत है। ड्रामा क्वीन के नेक्स्ट एपिसोड में हम आपसे पूछेंगे कि क्या वाकई मर्द को दर्द नहीं होता। कोई आदमी 20 किलो वजन उठा सकता है और उससे हम 50 किलो वजन उठाने की बात करेंगे तो वो नहीं उठा पाएगा, तो हम ये जुल्म करते हैं। और आप लोगों को मैं थैंक्स तब कहूँगी जब आप BBC के इस पॉडकास्ट के बारे में अपने घर में, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब जगह सबको बताएंगे, क्योंकि बात करेंगे तभी तो बात बनेगी। आप इस पॉडकास्ट को BBC उर्दू के YouTube और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सुन सकते हैं। और हमको बताइए कि आपको अगर कभी किसी ने किसी बात के लिए कहा हो, ओह डोंट बी अ ड्रामा क्वीन, या नाटक मत करो, हमें #DramaQueen के साथ लिखकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बताइए। So till then, stay good, stay happy. अरे हाँ, ड्रामा क्वीन का फुल ओरिजिनल सॉन्ग अगर आप सुनना चाहें, इट्स राइट हियर। इसे कंपोज किया है साद सुल्तान ने, लिखा और गाया मैंने है। इस पॉडकास्ट के कमिश्निंग एडिटर हैं इयन हैडो और ऑडियो प्रोडक्शन में मेरी मदद की है मेरे कुलीग और मेरे दोस्त अजीत सारथी ने। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। रिमेंबर #DramaQueen। अब तक नहीं कहा था जो वो सब सुना के देखें, तन्हा सफर के बोझ को मिलकर उठा के देखें, नजरें चुरा चुके बहुत, अब नजरें मिला के देखें, लब पर रुके जो साज है वो गुनगुना के देखें। BBC